हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास में अभी क्या पढ़े थे? प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े थे, जहां हम लोगों ने महाजनपद काल का टॉपिक स्टार्ट किया था। और महाजनपद काल में बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बारे में हम देख चुके हैं। आज एक नए वंश नंद वंश के बारे में देंगे। डाली हेडिंग नंद वंश। आज का हेडिंग क्या है? नंद वंश। और इस नंद वंश में दो शासकों के बारे में आपको पढ़ना है, केवल इतना ही पढ़ना है। ठीक है, हेडिंग डालिए नंद वंश। 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश का शासन काल रहा है। 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश का शासनकाल रहा है। ठीक है, जब मैं एक टेबल लिख रहा हूं कि वंश और उनके संस्थापक, ठीक है, उस टेबल को रिकॉल कीजिए। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। कौन है? महापद्मानंद कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब होल्ड कीजिए 2 मिनट। ठीक है, जो नंद वंश है, ऐसा पुराणों में कहा गया कि जो नंद वंश है ये लोग कौन से वर्ण के हैं? शूद्र वर्ण के हैं। कौन से वर्ण के हैं? शूद्र वर्ण के थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से शासक शूद्र वर्ण के थे? कौन थे? ये नंद वंश के जो शासक हैं वो शूद्र वर्ण के थे। पुराणों में यह कथन कहा गया है कि जो नंद वंशी है ये कैसे थे? शूद्र वर्ण के थे। मतलब क्या है? महापद्मानंद क्या है? शूद्र वर्ण का है। कौन से वर्ण का है? शूद्र वर्ण का है। ठीक है, अब ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति, बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, और इसने एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किया। भारत में एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। एक बहुत बड़ी सेना इस महापद्मानंद के पास अब हो गई है। ठीक है, तब इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की है। कौन कौन सी उपाधियां हैं? स्वराट, भार्गव, पृथ्वी का राजा, सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का वध करने वाला, सर्व छत्रांतक, एकराट। ये सब उपाधि किसकी है? महापद्मानंद की। किसकी उपाधि है? महापद्मानंद जी की उपाधि है, जो नंद वंश के संस्थापक हैं। इनकी उपाधियों से भी एक क्वेश्चन प्रिय पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी उपाधि महापद्मानंद के द्वारा धारण नहीं की गई थी या धारण की गई थी। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सी है? स्वराट, भार्गव, पृथ्वी का राजा, सर्व छत्रांतक एवं एकराट की उपाधि महापद्मानंद के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता चुका कि कौन से वर्ण के थे? शूद्र वर्ण के। कौन से वंश के थे? शूद्र वर्ण के थे। अब महापद्मानंद में नंद वंश में आपको 2 शासकों के बारे में पढ़ना है। कौन है? महापद्मानंद खुद है, और दूसरा कौन है? उनका पुत्र घनानंद। कौन है? उनका पुत्र घनानंद। अगर क्वेश्चन पूछा कि नंद वंश का सबसे महानतम शासक कौन है, तो आंसर क्या आएगा? महापद्मानंद ही आएगा। क्या आएगा आंसर? महापद्मानंद क्या है? नंद वंश का महानतम शासक है, क्योंकि जो इसका पुत्र रहेगा घनानंद वो बहुत ही निर्दयी रहेगा, क्रूर रहेगा। ठीक है, और उसकी क्रूरता ही उसके अंत का कारण बनेगी। उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नंद वंश का सबसे महानतम शासक कौन है? यह महापद्मानंद ही है। ठीक है, अब इन्होंने जब विजय अभियान किया है तब एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया। ठीक है, अभी जो कलिंग क्षेत्र है वो कहां है? वर्तमान उड़ीसा में। कलिंग क्षेत्र कहां है? वर्तमान उड़ीसा में। और महापद्मानंद जी ने क्या है? कलिंग विजय अभियान किया। अशोक ने भी किया था, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उनसे पहले महापद्मानंद जी ने क्या है? कलिंग का विजय अभियान किया है। और कलिंग विजय प्राप्त करने के पश्चात क्या वहां पर एक नहर का निर्माण कराया। वहां पर उन्होंने एक नहर का निर्माण कराया है, जिस बात की जानकारी कहां से मिलती है? खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, महापद्मानंद जी के द्वारा क्या किया गया है? कलिंग विजय किया गया है। और कलिंग विजय करने के पश्चात वहां पर एक नहर बनवाई गई है, और उस नहर का उल्लेख कहां से मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से इस नहर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जब कलिंग विजय किया है तब वहां से एक जैन प्रतिमा, ठीक है, ये महापद्मानंद कहां है? अभी मगध में है, और इसने कलिंग विजय अभियान किया है। जब कलिंग विजय कर चुका है तब कलिंग से एक जैन प्रतिमा लेकर कहां जाएंगे? मगध जाएंगे, अपनी राजधानी जाएंगे। ठीक है, जो महापद्मानंद है वो कलिंग विजय किए हैं, और कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठाकर कहां लेके आ गए हैं? मगध लेकर आ गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, कि कौन सा शासक है जो एक जैन प्रतिमा कलिंग से लेकर मगध लेके आया था? कौन है ये? महापद्मानंद है, जो कि नंद वंश का संस्थापक है। ठीक है,
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे बनता है क्या, जो व्याकरणाचार्य कौन है, पाणिनि जी। कौन है, पाणिनि जी क्या है, इस महापद्मानंद जी के मित्र थे। किसके मित्र थे, महापद्मानंद जी के मित्र थे। कौन, व्याकरणाचार्य पाणिनि जी। ये क्या है, महापद्मानंद के मित्र थे। ठीक है, महापद्मानंद जी के बारे में इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है आ सकते हैं। अगर मैं से भी पूछता है इनके बारे में, तो ये अगर पॉइंट आप लोग लिखते हो तो आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर 2 मार्क्स का पूछा है या 4 मार्क्स का पूछा है तो इसी को अरेंज करके आपको लिखना है। क्लियर है, ये था महापद्मानंद के बारे में। अब ध्यान देना, इनके 8 पुत्र हैं। महापद्मानंद जी कितने पुत्र हैं, 8 पुत्र हैं। महापद्मानंद और उनके 8 पुत्रों को मिलाकर क्या बोलते हैं, नवनंद कहते हैं। क्या कहते हैं, नवनंद कहते थे, नवनंद कहते हैं। ठीक है, महापद्मानंद और उनके 8 पुत्रों मिलाकर क्या बोलते हैं, नवनंद कहते हैं। और उन्हीं 8 पुत्रों में सबसे छोटा कौन है, घनानंद। सबसे छोटा कौन है, घनानंद है। ठीक है, महापद्मानंद जी के 8 पुत्रों में सबसे छोटा कौन है, ये घनानंद है, जो कि अगला शासक बनेगा। कौन बना है, घनानंद क्या बना है, अगला शासक बना है। यह महान विश्व विजेता सिकंदर का समकालीन है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनमें से कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था। कौन था ये, जो घनानंद है महापद्मानंद का पुत्र, वह क्या है, सिकंदर का समकालीन है। और इनके समय में ही, घनानंद के समय में ही क्या किया, सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया। कहां पर किया है, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। करीब करीब 326 से 325 ईसा पूर्व की बात है, जहां पर उनका सामना किससे होगा, पोरस से होगा। किससे होगा, पोरस से होगा। क्लियर है, सिकंदर का समकालीन है, इस घनानंद का समकालीन है। कौन है, सिकंदर। ठीक है, दोनों क्या है, समकालीन है। अब मैं बताऊंगा कि इस वंश का महानतम शासक कौन था, महापद्मानंद था, जबकि उसका पुत्र घनानंद क्या है, अत्यंत लोभी है, अत्याचारी है। ठीक है, उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत ज्यादा धन है, और इसी धन का उसको क्या होगा, गुरूर हो गया है, और उसने अपनी प्रजा पर अत्यंत अत्याचार करना आरंभ कर दिया। प्रजा क्या है, प्रजा में त्राही त्राही मच चुकी है, प्रजा उनसे त्रस्त है, परेशान है। किससे, घनानंद से पूरी प्रजा परेशान है। तभी क्या हुआ, एक दिन तक्षशिला के आचार्य घनानंद के पास आए हैं। उनका नाम क्या है, आचार्य चाणक्य। नाम क्या उनका, आचार्य चाणक्य। ये घनानंद के पास आए थे, लेकिन घनानंद ने उनका अपमान किया। घनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया। ठीक है, और इस बात से आचार्य चाणक्य जी क्या है, वो अत्यंत खफा है, अत्यंत रूठ गए हैं, और उन्होंने प्रण किया है क्या, कि इस घनानंद को गद्दी से हटाकर रहेंगे। इस घनानंद को गद्दी से हटाकर रहेंगे। और इस कारण से, इसी प्रायोजन से उन्होंने एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त को ट्रेन करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक बालक, नाम क्या है, चंद्रगुप्त को ट्रेन करना स्टार्ट किया है। और अंततः यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है, घनानंद को मार करके एक नए वंश की स्थापना करेगा। कौन सा वंश, मौर्य वंश की स्थापना करेगा। कौन, ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आचार्य चाणक्य जी के द्वारा ट्रेंड किया गया था। क्लियर है, ये था नंद वंश के बारे में। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश। ठीक है, वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, ये आपका नंद वंश खत्म हो चुका है। स्टार्ट करते हैं अब मौर्य वंश। स्टार्ट करते हैं अब मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्री बोलो या फिर मेंस बोलो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसकी जानकारी, मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, यह भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। इसी कारण मैं यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूं कि कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है और कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जहां से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आपको एक बार यहीं पर एक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से स्रोत हैं जहां से इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखते हैं, सबसे पहले आता है कौन से स्रोत पे, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। पहला क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य मतलब कौन है, आचार्य चाणक्य जी का एक नाम और क्या है,
कौटिल्य। उनका ही एक और नाम क्या है, कौटिल्य। और उनके द्वारा एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, उनके ग्रंथ का नाम है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य वंश को जानने का। यही क्या है, पहला साहित्यिक स्रोत है। अगर क्या है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है, यही से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना है। नाम क्या उसका, मुद्रा राक्षस। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, दीपवंश एवं महावंश से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से हैं, दिव्यावदान, दीपवंश एवं महावंश। ये क्या है, बौद्ध धर्म ग्रंथ जिनसे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन धर्म ग्रंथों में भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है, क्या बोल रहा हूं मैं, बौद्ध धर्म हो गया। अब जैन धर्म ग्रंथों में भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजीरी। क्या है, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजीरी, पतंजलि का महाभाष्य। अगला क्या है, पतंजलि का महाभाष्य एवं अंतिम है मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज कौन था, एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आया था और उनके द्वारा यहां भारत में रहकर भारत को एनालाइज किया गया और बाद में एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। मेगस्थनीज कौन था, एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका, जिससे मौर्य वंश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये क्या सभी मौर्य वंश को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत भी है, बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत भी हैं जिनमें क्या फेमस है, अशोक के अभिलेख। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेख क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य वंश को जानने के। इसके अलावा कौन से हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एवं अनेक स्तूप एवं गुफाएं जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाई गई है, स्तूप एवं गुफाएं तथा आहत मुद्राएं, ये सभी क्या है, मौर्य वंश को जानने के स्रोत हैं। ठीक है, अब क्या है, जो क्रमिक इतिहास है भारत का, यहां से एकदम सीक्वेंस में मिलना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि क्या बन रहा है, अब अभिलेख अब लिखे जा रहे हैं और इसी कारण अब क्रमवार भारत का इतिहास जो है एकदम सीक्वेंस में हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक कौन है इसके, चंद्रगुप्त मौर्य। डालिए हेडिंग चंद्रगुप्त मौर्य। टाइम पीरियड क्या है, 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया है। ठीक है, कैसे गद्दी मिली है, हमने पढ़ा है नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, घनानंद थे, जो कि अत्यंत क्रूर थे, अत्यंत अत्याचारी थे। तब आचार्य चाणक्य जी का क्या हो गया, अपमान। घनानंद के द्वारा क्या हो गया, आचार्य चाणक्य जी का अपमान किया गया था। इसी कारण प्रतिशोध की भावना से आचार्य चाणक्य ने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जी को ट्रेन किया था और बाद में यही चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को परास्त करेगा और इसने एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की है। आप बोलना चाहिए मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, अगर मेष से पूछ सकता है लेकिन प्री में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस पर विवाद है। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति पर विवाद है, इसीलिए मेरे हिसाब से प्री में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इतिहासकारों के मध्य ही चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर मतभेद है। देखते हैं कौन कौन से मत दिए गए हैं इनकी जाति को लेकर। ठीक है, बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं कैसे थे, एक क्षत्रिय वर्ण के थे। कौन से वर्ण के थे, क्षत्रिय वर्ण के थे। जबकि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में, किसमें, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में उन्हें एक वृषल बताया गया। क्या बताया गया है, वृषल, यानी कि शूद्र वर्ण का बताया गया है। ठीक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है,
जबकि रोमिला थापर जी के अनुसार, रोमिला थापर जी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य कैसे थे, कौन से वर्ण के थे, वैश्य वर्ण के थे। रोमिला थापर जी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वर्ण के थे, वैश्य वर्ण के थे। लेकिन इन सब में तो सबसे अधिक प्रचलित मत कौन सा है, बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार जो बताया गया क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश के थे, जो क्षत्रिय वर्ण के थे, यही मत प्रचलित है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक दिए गए हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिक क्या है, आचार्य चाणक्य। ठीक है, आचार्य चाणक्य जी के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया गया था। ठीक है, और ये कहते हैं क्या कि जो आचार्य चाणक्य जी हैं वो वर्ण व्यवस्था में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, वर्ण व्यवस्था में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, और जिस कारण से कहा गया क्या कि वे केवल क्षत्रिय को ही ट्रेन करें, क्षत्रिय को ही राज करने के लिए ट्रेन करेंगे, ना कि किसी वैश्य शूद्र को। इसी कारण क्या बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वर्ण के थे, क्षत्रिय वर्ण के थे। यही बात, यही जो मत है सबसे अधिक प्रचलित है। क्लियर है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जी के कुछ अन्य नाम भी है, चंद्रगुप्त मौर्य जी के कुछ अन्य नाम भी हैं, और ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि एंड्रोकेटस और सेंड्रोकेटस किसके उपनाम है, किसके निकनेम है, किसके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी का निकनेम क्या है, एंड्रोकेटस और सेंड्रोकेटस। ठीक है, जो एंड्रोकेटस नाम है वह प्लूटार्क व एरियन ने दिया, किसने दिया है, प्लूटार्क व एरियन ने। जबकि सेंड्रोकेटस नाम किस द्वारा, स्ट्रैबो एवं जस्टिन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो एंड्रोकेटस नाम है वह प्लूटार्क एवं एरियन के द्वारा, जबकि सेंड्रोकेटस नाम स्ट्रैबो व जस्टिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में। देखते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य जी के साम्राज्य विस्तार के बारे में। ठीक है, तो एक बहुत बड़े भूभाग पर लगभग पूरे भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अधिकार कर लिया। ठीक है, एक बहुत बड़े भूभाग पर उनका शासन रहा है, और इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए प्लूटार्क ने एक स्टेटमेंट दिया। प्लूटार्क ने स्टेटमेंट दिया क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला था। स्टेटमेंट किसका है, प्लूटार्क का है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला है, मतलब पूरे भारत पर अब उनका अधिकार हो गया है। अखंड भारत लगभग अब बन चुका है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, अब एक युद्ध जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लड़ा गया कब, 305 ईसा पूर्व में। कब लड़ा गया है, 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर एक यूनानी शासक है, नाम क्या है, सेल्यूकस निकेटर। नाम क्या है उनका, सेल्यूकस निकेटर। उन्होंने भारत पर आक्रमण करना चाहा है, और इसी उद्देश्य से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना पर आक्रमण किया। कहां पर, सिंधु नदी के तट पर उन्होंने आक्रमण किया है। कब की बात है, 305 ईसा पूर्व की बात है। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य क्या होगा, युद्ध होगा। सेल्यूकस निकेटर कौन है, ये यूनान के शासक है। कौन है ये, यूनान के शासक हैं, और अब परिणाम स्वरूप क्या होगा, दोनों के मध्य युद्ध होगा सिंधु नदी के तट पर। जब युद्ध हुआ उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। हारा कौन है, सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध में पराजित हुआ है। जब पराजित हो गया है तब उसने एक संधि का प्रस्ताव दिया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को एक संधि का प्रस्ताव दिया है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने स्वीकार कर लिया, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने स्वीकार कर लिया। और उस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया है, चंद्रगुप्त मौर्य से किया। जब युद्ध में हार गए हैं तब संधि की है, और संधि की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर यानी कि यूनान के शासक ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ठीक है, ये पहली शर्त थी। दूसरा क्या है, काबुल, कांधार, हेरात एवं बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ है। कौन कौन सा, काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान जो एरिया है वह अब चंद्रगुप्त मौर्य जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं किसको मिली है, चंद्रगुप्त मौर्य जी को मिली है। लेकिन संधि हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ इसको मिलेगा, सेल्यूकस निकेटर को भी मिलेगा। क्या मिला देखते हैं,
500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप इसको दिए हैं, सेल्यूकस निकेटर को दिए हैं। वो युद्ध में हार गए थे, लेकिन जो संधि हुई है इसीलिए कुछ ना कुछ कॉन्सोलेशन उनको भी देना, सांत्वना देना है, इसी कारण 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को दिए हैं। अब तो ससुर जी बन गए हैं ना, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, खुश रखना पड़ेगा। तो अब क्या मिला है, 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा। ठीक है, अब जब हेलेना आ गई है कहां, चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में दुल्हन बनकर आ गई। ठीक है, ठीक है। कुछ समय पश्चात कौन है कि यूनानी राजदूत आए। यूनानी राजदूत कहां है, भारत आया है। उसका नाम क्या है, मेगास्थनीज। नाम क्या है, मेगास्थनीज। हम लोग पढ़े ना कि मौर्य वंश को जानने के स्रोत में मेगास्थनीज की इंडिका, वो कौन थे, यूनानी राजदूत थे। नाम क्या उनका, मेगास्थनीज। भारत आएंगे और भारत के समाज को एनालाइज करेंगे। मौर्य वंश के समय समाज कैसा है, स्त्रियों की दशा कैसी है, राजा का व्यवहार कैसा है, लोग कैसे हैं, इस बात को एनालाइज करने के पश्चात मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या है, इंडिका। और मौर्य वंश को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है ये मेगास्थनीज की इंडिका। क्लियर है ये। अब देखते हैं इनका साम्राज्य, जब बहुत सारे युद्ध लड़ लिए, युद्ध लड़ने के पश्चात अंतिम रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कैसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत हो रहा है, कहां से कहां तक उनके साम्राज्य का विस्तार हो चुका है। देखते हैं, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक। ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में फारस की खाड़ी तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था। एक बहुत बड़े भूभाग पर इनका शासन था। कहां से कहां तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में फारस की खाड़ी, मतलब लगभग ईरान वाले एरिया, वहां तक क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इस बात की पुष्टि होती है क्या, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र पर कब्जा किया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट करना और हो सके तो अभी याद कर लो। ठीक है, जो बताने वाला हूं मैं अभी यहां पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बार के प्री में। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र पर कब्जा किया है। क्या किया, चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र पर कब्जा किया है और चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा, ठीक है, वहां पर एक झील के निर्माण का आदेश दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा उस सौराष्ट्र में एक झील के निर्माण का आदेश दिया गया। तब चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर, ठीक है, क्या बोल रहा हूं सुनना, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या ना शासक है, उनके एक गवर्नर है, नाम क्या है उसका, पुष्यगुप्त। नाम क्या है, पुष्यगुप्त। इनके द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, सुनिए मेरी बात, सुदर्शन झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन में क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, कनिष्क, अकबर और जहांगीर। आंसर क्या आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। लेकिन अगर चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन दिया हुआ है क्या, पुष्यगुप्त, तो आप लोग पुष्यगुप्त लगाओगे आंसर। ठीक है, क्योंकि हमेशा शासक का नाम ही आता है और चंद्रगुप्त मौर्य कहने पर ही पुष्यगुप्त ने क्या है, यहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आप क्वेश्चन की जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसकी भावनाओं को समझकर आंसर देने का प्रयास करना। मेरे ख्याल से दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देना चाहिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और पुष्यगुप्त कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं देना चाहिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करा था। एक्चुअल में यह जो निर्माण है वह उनके गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है। अब जब अशोक शासक बनेंगे तब उनके भी एक गवर्नर रहेंगे, सौराष्ट्र वाले एरिया में उनके भी एक गवर्नर रहेंगे। नाम क्या उसका, तुषास्प। नाम क्या है, तुषास्प। क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य गवर्नर का नाम क्या था, पुष्यगुप्त। इन्होंने सुदर्शन झील बनवाई थी, लेकिन अशोक के गवर्नर तुषास्प ने इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया है, उसकी मरम्मत कराई है। ठीक है,
शासक का नाम याद रखना है आपको, उसके गवर्नर का भी नाम याद रखना है। सब जुड़े हुए हैं किससे? सौराष्ट्र के सुदर्शन झील से। अशोक के गवर्नर का नाम क्या है? तुषास्प, और इन्होंने इस सुदर्शन झील का क्या है? पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। जानकारी कहां से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं उनकी धार्मिक भावनाओं के बारे में देखते हैं। वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं जैन धर्म से यानी कि भद्रबाहु जी से अत्यंत प्रभावित हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं वो भद्रबाहु जी से अत्यंत प्रभावित हैं और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने जैन धर्म धारण कर लिया। जैन धर्म स्वीकार कर लिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। वो भद्रबाहु से क्या है? प्रभावित हैं, उनसे क्या है? इन्फ्लुएंस है, और इसी कारण उन्होंने जैन धर्म धारण कर लिया है। और अंततः श्रवणबेला यानी कहां? ये कर्नाटक में। श्रवणबेला कहां है? कर्नाटक में। एक संलेखना पद्धति के द्वारा, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, कौन सी पद्धति के द्वारा? संलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जी की मृत्यु होगी। ठीक है, उन्होंने संलेखना पद्धति के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया है। कहां पर? श्रवणबेला कर्नाटक में। क्लियर है? खत्म होता है क्या आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब देखेंगे उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में और उसके बाद आएंगे सम्राट अशोक। क्लियर है? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार, जो अब मौर्य वंश के अगले शासक बनेंगे। नाम क्या है? बिंदुसार। इनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, कब से कब तक? 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। अब कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है बिंदुसार के बारे में देखते हैं। ठीक है, कौन थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उनके पश्चात, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात गद्दी इसको मिली है, बिंदुसार को मिली है। ठीक है, अब इनके अन्य नामों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या है? एंड्रोकेटस और सेंड्रोकेटस। किसके नाम थे? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम थे। वहीं बिंदुसार के अन्य नाम क्या है? पहला क्या है? अमित्रोचेटस। नाम क्या है? अमित्रोचेटस, या फिर बोला गया उन्हें अमित्रघात। क्या बोला गया है? अमित्रोचेटस या फिर अमित्रघात के मतलब क्या है? शत्रुओं को मारने वाला। ठीक है, शत्रुओं को मारने वाला क्या बोला गया है? अमित्रोचेटस या फिर अमित्रघात। इसके अलावा उन्हें जैन धर्म ग्रंथों में क्या बोला गया है? सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। एवं पुराणों में क्या बोला गया है? मद्रसार कहा गया। पुराणों में बिंदुसार को मद्रसार कहा गया है। क्लियर है? जबकि हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में, हेमचंद्र की बुक का नाम क्या है? परिशिष्ट पर्वन, और उस ग्रंथ में बिंदुसार को क्या बोला गया है? एक्चुअल बिंदुसार पुकारा गया है। ठीक है, ये सब तो अलग अलग जगह अलग नाम है। ठीक है, जबकि हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन में उन्हें क्या बोला गया है? बिंदुसार कहा गया है। क्लियर है? ये पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ याद रखो या ना रखो। ठीक है, ये अमित्रोचेटस, अमित्रघात और ये परिशिष्ट पर्वन वाला पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है? अब क्या हो रहा है? जब बिंदुसार शासन कर रहे हैं तब तक्षशिला में, तक्षशिला कहां है? भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, ठीक है, गंधार इलाका, वहां पर क्या है? तक्षशिला एक प्रांत है। और उस तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल के दौरान 2 बार विद्रोह हुए। कितने बार विद्रोह हुए हैं? 2 बार विद्रोह हुए हैं, जिसका दमन किसने किया है? एक बार अशोक ने और एक बार बिंदुसार के ज्येष्ठ पुत्र सुसीम ने किया है। ठीक है, कुल 2 बार यहां पर विद्रोह हुए हैं। एक बार सम्राट अशोक ने, उस तरह सम्राट नहीं बने थे। ठीक है, बिंदुसार के एक पुत्र का नाम क्या है? अशोक। एक पुत्र का नाम क्या है? सुसीम। सुसीम है वह ज्येष्ठ पुत्र है। और इन दोनों विद्रोहों का दमन बिंदुसार के पुत्र अशोक एवं सुसीम ने किया था। एक साथ नहीं गए हैं, अलग अलग गए हैं। दोनों विद्रोह का दमन अलग अलग बार अलग अलग पुत्रों ने किया। एक बार अशोक ने किया, दूसरी बार किसने किया है? सुसीम ने किया है। ये वाला पॉइंट भी पूछ चुका है। ठीक है, अब बिंदुसार जी है जो मौर्य वंश शासक हैं, उन्होंने सीरिया के शासक से, कहां के शासक से? सीरिया के शासक से, उनका नाम क्या है शासक का? एंटियोकस। नाम क्या है? एंटियोकस से 3 चीजों की मांग की है।
ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, जो बिंदुसार है उन्होंने सीरिया के शासक, नाम क्या है उनका, एंटीयोकस से 3 चीजों की मांग की है। क्या क्या चीजें हैं, सूखी अंजीर, पहला चीज क्या है, सूखी अंजीर। दूसरा क्या मांगा है, अंगूरी मदिरा या फिर बोलना चाहिए मीठी मदिरा। क्या मांगा है, अंगूरी मदिरा या फिर मीठी मदिरा की मांग की है। और तीसरी चीज क्या है, एक दार्शनिक, क्या मांगा है, एक दार्शनिक मांगा है। ठीक है, अब जो एंटीओकस है उसने सूखी अंजीर दी है और अंगूरी मदिरा दी है, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया है, दार्शनिक नहीं दिया है। उन्होंने क्या दिया है, एक सूखी अंजीर दी है और एक अंगूरी मदिरा दी है। बोल रहे हैं क्या कि दार्शनिक कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए दे नहीं सकते। और उन्होंने सूखी अंजीर एवं अंगूरी मदिरा कहां पर भिजवाई है, बिंदुसार के पास भिजवाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि किन किन चीजों की मांग की गई थी और किसके द्वारा मांग की गई थी और कौन कौन सी चीज भिजवाई गई है। ठीक है, प्री में पूछ देता है, भूले बैठ के ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली पीएससी में पूछा है व्यापम में, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि कौन कौन सी वस्तुओं की मांग की गई थी, सूखी अंजीर है, मीठी या फिर अंगूरी मदिरा है और एक दार्शनिक। ठीक है, इसके अलावा एंटीओकस ने, एंटीओकस कौन है, सीरिया के शासक है, उन्होंने अपना राजदूत, नाम क्या है उसका, डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, एंटीओकस का राजदूत नाम क्या है उसका, डाइमेकस। डाइमेकस कहां है, बिंदुसार जी के दरबार में आया है। ठीक है, क्या क्या दिया है, सूखी अंजीर दी है और मदिरा भी दिया है, लेकिन बाद में क्या भेजेगा, अपना एक राजदूत भेजेगा। दार्शनिक नहीं दिया, दार्शनिक अलग चीज है और राजदूत अलग चीज है। उन्होंने अपना राजदूत डाइमेकस कहां भेजा है, दरबार में, और ये डाइमेकस बिंदुसार जी के दरबार में ही रहता है। ठीक है, ये बिंदुसार जी के दरबार में ही रहता है। इसके अलावा मिस्र के शासक हैं, कहां के शासक हैं, मिस्र के शासक हैं, उनका नाम क्या है, फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय। नाम क्या है उनका, फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय। ये कौन है, मिस्र के शासक हैं और इन्होंने भी अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा है। ठीक है, कौन है, मिस्र के शासक है, नाम क्या उनका, फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय। इन्होंने अपना राजदूत डायनोसियस, नाम क्या है, डायनोसियस, बिंदुसार जी के दरबार में भेजा है। आपको याद रखना है, डाइमेकस और डायनोसियस ये दोनों बिंदुसार जी के दरबार में थे। तो डाइमेकस है वो एंटीओकस का राजदूत है, जो कि कहां के शासक हैं, सीरिया के शासक हैं, जबकि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय का राजदूत कौन था, डायनोसियस था। और ये दोनों बिंदुसार जी के दरबार में ही रहते थे। क्लियर है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं वो जैन संप्रदाय का, जैन धर्म को मानते थे, जबकि उनका जो पुत्र है कौन है, बिंदुसार, वे ना जैन धर्म को मानते हैं ना बौद्ध धर्म को मानते हैं। वो किसको मानते हैं, वो अजीवक संप्रदाय को मानते हैं। किसको मानते हैं, अजीवक संप्रदाय को मानते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंदुसार जी हैं वो किसको मानते थे, अजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, अब पहले ये क्वेश्चन पूरा था, लेकिन अब जो पीएससी है एक लेवल हाई पूछता है, पूछ रहा है क्या कि अजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मक्खली गोसाल जी ने। किसने की थी, मक्खली गोसाल जी ने अजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसको मानते थे कौन, बिंदुसार। कौन मानते थे, बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में खत्म होता है। अब देखेंगे उनके पुत्र सम्राट अशोक, भारत के सबसे महानतम शासक सम्राट अशोक के बारे में अब अपन देखने वाले हैं। क्लियर है। थैंक यू क्लास।